Hello everyone, welcome to my channel. I am Shagun. This is the third part of chapter 9, class 9th. So, start with the topic 9.3, that is inertia and mass. So, let's start. All examples and activities given so far illustrated that there is a resistance offered by an object to change its state of motion. अब जितनी भी हमने एक्टिविटी देखी है अब तक उनसे हमें ये पता चल रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसे उसमें एक रेजिस्टेंस होता है जो कि इसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने में हेल्प करता है. इफ़ इट इज़ एट रेस्ट इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर वो मूव करे तो फिर वो मूविंग में ही रहेगा. दिस प्रॉपर्टी, इस जो प्रॉपर्टी होती है उसे बोलते हैं इनर्शिया. क्या जो हर एक बॉडी में इनर्शिया सेम होता है? वी नो दैट इट इज़ क्लियर टू पुश एन एम्प्टी बॉक्स देन अ बॉक्स फुल ऑफ बुक्स. अब अगर आप किसी एम्प्टी बॉक्स को पुश करोगे तो फिर वो जल्दी से हो जाएगा, पर अगर उस बॉक्स में बुक्स भरी हों तो उसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. ऐसे ही अगर हम किक कर रहे हैं एक बॉल को, वो फ्लाई करती है बहुत दूर तक, पर अगर हम किक कर रहे हैं एक स्टोन को सेम साइज़ के इक्वल फोर्स के साथ, वो हार्डली मूव करेगा. वी मे इनफैक्ट गेट, अब अगर हम किसी स्टोन को मूव कर रहे हैं पैर के साथ तो वो स्टोन मूव हो ना हो पर हमारे फुट पे इंजरी हो जाएगी. अब ऐसे जो एक्टिविटी 2.9.2 थी, अब उसमें अगर हम 5 रुपीज़ कॉइन ना यूज़ करते, हम 1 रुपी कॉइन यूज़ करते तो जो उस पर हमने फोर्स लगाया था वो हम कम लगाते फोर्स को. अगर हमने जैसे कि वो बोर्ड था उसको हिट किया था जिससे 5 रुपीज़ कॉइन नीचे आ गया था, पर अगर हमारे पास 1 रुपीज़ कॉइन तो हमें बोर्ड पे फोर्स थोड़ा लगाना पड़ता उसको हिट करने के लिए. अ फोर्स दैट इज़ जस्ट इनफ टू कॉज अ स्मॉल कार टू पिक अप अ लार्ज वेलोसिटी will produce a negligible change in the motion of a train. This is because in comparison to the car, the train has much lesser tendency to change its state of motion. अब अगर हम किसी ट्रेन को ही ऐसे पुश करें कार की जगह पे तो फिर जो वो ट्रेन है वो प्रोड्यूस करेगी नेग्लिजिबल चेंज इन मोशन. मतलब उसकी जो वेलोसिटी होगी ट्रेन की उस पर बहुत कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा. तो फिर इससे हमें क्या पता चला कि जो कार है एज़ कम्पेयर टू ट्रेन हैज़ अ मच लेसर टेंडेंसी, उसके पास जो उसकी टेंडेंसी है चेंज होने की स्टेट ऑफ मोशन को वो बहुत कम है. अकॉर्डिंग वी से दैट द ट्रेन हैज़ मोर इनर्शिया दैन द कार. अब हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ट्रेन है उसके पास ज़्यादा इनर्शिया है कार्ट के अकॉर्डिंग. क्लियरली हैवियर और मोर मासेस ऑब्जेक्ट ऑफन. अब हमें इन सब से क्या पता चला कि एक कार्ट था वो उसे हमने पुश किया, मतलब उसको हिट किया, फिर तो वो उसने अपनी स्टेट चेंज कर ली. पर अगर हम ट्रेन को हिट करेंगे या फिर उसको फोर्स लगाएंगे जितना हमने कार्ट पे लगाया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ट्रेन के मोशन पे. सो फ्रॉम हेयर वी कंसिडर दैट कि जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके जो इनर्शिया होता है वो लार्ज होता है. क्वांटिटेटिवली द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मेजर बाय इट्स मास. जो इनर्शिया होता है वो इसके मास से मेज़र किया जाता है. अगर जैसे कि कोई चीज़ पतली है कोई मोटी है ऐसे देखा जाता है इनर्शिया. Inertia is a natural tendency of an object to resist a change in its state of motion or rest. अब inertia एक टेंडेंसी होती है, नेचुरल टेंडेंसी होती है किसी ऑब्जेक्ट की जो रेजिस्ट करती है चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट. सो अब हमने यहाँ से देखा कि इनर्शिया और मास में इनका कंपैरिजन देखा हमें कि इनमें क्या सिमिलैरिटी होती है, क्या इसका फ़र्क पड़ता है. जो ज़्यादा मास होगा ज़्यादा इनर्शिया होगा, कम मास होगा कम इनर्शिया होगा. Now come to second law of motion. The first law of motion indicates that when an unbalanced external force acts on an object,
अब फर्स्ट जो लॉ था मोशन का, उसने कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे रहेगा, और जो मोशन में है वो मोशन में रहेगा जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते. वी वुड नाउ लाइक टू स्टडी हाउ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द फोर्स अप्लाइड टू इट. अब हमें ये स्टडी करना है कि कैसे जो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन है एक ऑब्जेक्ट की, वो कैसे डिपेंड होती है फोर्स पे जो हम लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे. लेट अस रिकाउंट सम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम आवर एवरीडे लाइफ. अब हम कुछ ऑब्जर्वेशन लेते हैं अपनी एवरीडे लाइफ से ही. अब जब हम गेम खेलते हैं टेनिस टेबल पर, जो बॉल है वो हिट करेगी प्लेयर को, तो फिर जो प्लेयर होगा वो उससे हर्ट नहीं होगा. और अगर एक फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट करेगी स्पेक्टेटर को, तो वो हर्ट होगा, उसे चोट लगेगी. पर जो टेनिस बॉल वाला था, जो टेनिस बॉल थी उससे हिट हुआ तो फिर चोट नहीं लगेगी. अब ऐसे जो ट्रक है रेस्ट पे, डजंट रिक्वायर एनी अटेंशन व्हेन पार्क्ड अलोंग अ रोड साइड. वो कोई अटेंशन नहीं रिक्वायर्ड करता अगर पार्क किया हो हमने रोड की साइड में. पर अगर जो एक मूविंग ट्रक है वो कम स्पीड पे भी है, वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे भी है, तो वो किल कर सकते हैं एक पर्सन को जो उसके रास्ते में आए. अ स्मॉल मास सच एज बुलेट, अब जैसे कि बुलेट है वो एक किल कर सकती है एक पर्सन को जब हम उसे फायर करते हैं गन से. दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट द impact produced by the object depend on their mass and velocity. अब इससे हमें पता चला कि जो इम्पैक्ट है किसी ऑब्जेक्ट का वो डिपेंड होता है उसके मास और वेलोसिटी पे. इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ टू बी एक्सेलरेटेड, अब कोई ऑब्जेक्ट अगर एक्सेलरेटेड है, वी नो दैट अ ग्रेट फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू गिव अ ग्रेट वेलोसिटी. अब हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तभी उसमें ज़्यादा वेलोसिटी होगी. अब other words, there appears to exist some quantity of importance, then combine the object mass and its velocity. One such property called momentum. अब एक प्रॉपर्टी इनमें से होती है मोमेंटम, जो इंट्रोड्यूस की थी न्यूटन ने. मोमेंटम को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज़ द सिंबल ऑफ मोमेंटम. वो डिफाइन किया गया प्रोडक्ट ऑफ मास मीन्स m. मास को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी v. मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम. p इज इक्वल्स टू mv. हियर p इज इक्वल्स टू मोमेंटम, m इज मास एंड v इज वेलोसिटी. जो मोमेंटम होता है वो डायरेक्शन होती है उसकी और मैग्नीट्यूड दोनों होता है. इसकी जो डायरेक्शन होती है वो सेम होती है वेलोसिटी की डायरेक्शन से. जो इसकी एसआई यूनिट होती है, मोमेंटम की बात कर रहे हैं हम, जो मोमेंटम की एसआई यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. इन शॉर्ट फॉर्म वी रिटर्न इट एज केजी मीटर पर सेकेंड. अब जो यहाँ पे हमने S-1 लिखा है, इट मीन्स पर सेकेंड. सिंस द एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स ब्रिंग अ चेंज इन इट्स वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब जो एप्लीकेशन होती है अनबैलेंस्ड फोर्स की, वो चेंज लाती है वेलोसिटी में किसी ऑब्जेक्ट की. इट इज़ देयरफॉर क्लियर दैट, अब यहाँ से ये क्लियर है कि फोर्स ऑल्सो प्रोड्यूस, जो फोर्स है वो भी प्रोड्यूस करेगा चेंज ऑफ मोमेंटम में. लेट अस कंसीडर अ सिचुएशन. अब हम सिचुएशन लेते हैं, जो कार विद एक डेड बैटरी की कार है, जो उसकी बैटरी है कार की वो डेड हो चुकी है. हम उसे पुश करते हैं स्ट्रेट रॉड पे टू इट गिव अ स्पीड. अब हम उसे स्पीड देने के लिए पुश करते हैं. स्पीड कितनी देते हैं हम? 1 मीटर पर सेकेंड, जो सफिशिएंट होती है कार के इंजन को स्टार्ट करने के लिए. अगर 2 पर्सन कार को सडन पुश कर दे, ये हार्डली स्टार्ट होगी. पर अगर हम कॉन्टिन्यूसली पुश करें सम टाइम के लिए, रिजल्ट इससे जो एक्सेलरेशन मिलेगी कार को, और जो कार इस स्पीड पे एक्सेलरेशन मिलेगी, इट मीन्स दैट द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ कार इज़ नॉट ओनली डिटर्मिनेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बट ऑल्सो द टाइम. अब यहाँ से हमें पता चला कि जो मैग्नीट्यूड था कार का वो सिर्फ फोर्स पे डिपेंड नहीं हुआ. अब हमने अचानक से उसको स्टार्ट किया, अचानक से उसको धक्का दिया, वो स्टार्ट नहीं हुई. पर अगर हमने उसको थोड़े टाइम के लिए धक्का दिया तो वो स्टार्ट हो गई कार. इससे हमें पता चला कि ना सिर्फ फोर्स ही नहीं पर टाइम भी डिपेंड करता है.
It may then also be concluded that the force necessary to change the momentum of an object, अब जो फोर्स है वो जो मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम पे डिपेंड करता है, जो मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट है वो डिपेंड करेगा टाइम रेट एट विच द मोमेंटम इज चेंज। तो फिर ये टाइम पे भी डिपेंड करता है। जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या स्टेट करता है, दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब एक किसके प्रोपोर्शनल होगा, चेंज इन मोमेंटम होगा प्रोपोर्शनल अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, हमने जो सा अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया है डायरेक्शन ऑफ फोर्स में उसके प्रोपोर्शनल होगा। नाउ लेट्स स्टडी मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ सेकेंड लॉ। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है m, इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विद एन इनिशियल वेलोसिटी। अब एक ऑब्जेक्ट है वो मास है उसका m और वो मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, इनिशियल वेलोसिटी है उसकी u, इट इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। अभी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है वेलोसिटी से v इन टाइम, वेलोसिटी v और टाइम है t बाय एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। अब कांस्टेंट फोर्स है f हमारे पास थ्रू द टाइम के साथ t। द इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास p1 इज इक्वल्स टू mu एंड p2 इज इक्वल्स टू mv। तो फिर यहाँ पे जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये p1 p2 और माइनस p1 के। अब यहाँ से हमने देखो इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम निकाला था ऑब्जेक्ट का, और हमें यहाँ से चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो हम p2 में से माइनस p1 कर देंगे और वो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। p2 की और p1 की वैल्यू हमारे पास है mv माइनस m1। अब यहाँ से हमने m दोनों में है तो m कॉमन निकाल लिया, मल्टीप्लाई v माइनस u। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। m टाइम के भी, वो टाइम पे भी डिपेंड कर रहा था ना, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा m इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t, और अप्लाइड फोर्स जो हमने फोर्स अप्लाइड किया था वो हो जाएगा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू v माइनस यू अपॉन t। सो हेयर यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के k यूज़ किया, हेयर k यूज़ हुआ है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए, एंड बाकी सब टर्म्स एज इट इज़ रखी हैं हमने। अब जो ये वाली टर्म है इसे हम ये v माइनस यू अपॉन टी ये इक्वल होता है a मीन्स एक्सेलरेशन के। हेयर a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी इज एक्सेलरेशन विच इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज है वेलोसिटी का, और जो क्वांटिटी k है वो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, उस द SI यूनिट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अब जो मास के SI यूनिट है वो kg है और एक्सेलरेशन के SI यूनिट है मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स है। द यूनिट ऑफ फोर्स इज सो चूजन द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट k बिकम्स 1। अब यूनिट ऑफ फोर्स हम कैसे निकालेंगे, हम जो कांस्टेंट है उसकी मीन्स k है, जो कांस्टेंट है k उसकी वैल्यू हम 1 रख लेंगे। इससे 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द, इससे जो 1 यूनिट ऑफ फोर्स है वो आएगा amount that produce as acceleration of 1 meter second square inverse in an object of 1 kg mass। means 1 unit है और force है k into 1 kg into 1 meter second square inverse। so value of k 1 आ गई यहाँ से। तो फिर जो हमारे पास force होएगा वो आ जाएगा F is equals to ma। द यूनिट ऑफ फोर्स, जो फोर्स की यूनिट है वो आएगी kg और मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। यहाँ हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे बस फोर्स की वैल्यू, जो फोर्स की यूनिट थी वो पे, जो फोर्स की यूनिट है वो हमने निकाल ली, मास की यूनिट पुट कर दी और एक्सेलरेशन की यूनिट पुट कर दी, तो हमारे पास पूरी फोर्स की यूनिट आ गई। और हम इसे न्यूटन भी बोलते हैं, फोर्स की यूनिट को हम न्यूटन भी कहते हैं, और उसका जो सिंबल होता है वो होता है n। द सेकेंड लॉ ऑफ motion give us a method to measure the force acting on an object as a product of its mass and acceleration। अब यहाँ से हमारे पास एक मेथड आ गया
फोर्स को निकालने का मास और एक्सेलरेशन की हेल्प से। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, हम अपनी एवरीडे लाइफ में भी देखते हैं। अब आपने नोटिस किया होगा कि अगर एक जो क्रिकेट बॉल होती है उसको जब कैच करता है कोई फील्डर ग्राउंड में, तो वो क्या करता है, वो अपने हाथ को थोड़ी सी पीछे लेके जाता है बॉल के साथ। अब वो ऐसा क्यों करता है? द फील्डर इंक्रीज द टाइम ड्यूरिंग विच द हाई वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉल डिक्रीजेज टू ज़ीरो। अब जो वो फील्डर है वो क्या करता है, उसका जो टाइम है उसे इंक्रीज़ कर देता है। अब हमने यहाँ से देखा था जो टाइम था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था ना फोर्स के। तो फिर जो हाई वेलोसिटी होती है जो बॉल की, वो आते आते तब तक ज़ीरो हो जाते हैं जब वो उस पर थोड़ा सा टाइम देके उसको कैच को पकड़ता है, जिसकी वजह से तो फील्डर होता है उसके हाथ पे ना बॉल हर्ट नहीं करती उसको, उसे चोट नहीं लगती बॉल की वजह से। इससे जो एक्सेलरेशन होती है बॉल की वो डिक्रीज हो जाती है एंड देयरफॉर द इम्पैक्ट ऑफ कैचिंग फास्ट मूविंग बॉल इज़ ऑल्सो रिड्यूस। जो इम्पैक्ट होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है फास्ट मूविंग बॉल का। इफ़ द बॉल इज स्टॉप सडनली, अगर जब बॉल अचानक से पकड़ ले जो ना फील्डर, नीचे ना करे अपने हाथ थोड़े, तो क्या होगा कि जो उसकी जो बॉल है ना उसकी एकदम से वेलोसिटी कम हो जाएगी, वो ज़ीरो पे आ जाएगी बहुत शॉर्ट टाइम में, जिसकी वजह से जो बॉल है वो बॉल का जो मोमेंटम होगा वो ज़्यादा होगा और जो बॉल है वो लार्ज फोर्स उस जो फील्डर है उसके हाथ पे लार्ज फोर्स से गिरेगी आके और उससे चोट भी लग सकती है। अब जो एथलेटिक है वो हाई जंप में आर मेड टू फॉल आइदर और अब जो होते हैं एथलेटिक्स होते हैं वो क्यों एक जो सैंड बेड होता है उस पर क्यों गिरते हैं? दिस इज़ टू इंक्रीज द टाइम, जिससे जो टाइम है एथलेटिक के गिरने का वो इंक्रीज हो जाता है और आफ्टर मेकिंग जंप इससे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज़ हो जाता है और जिससे फोर्स भी डिक्रीज़ हो जाता है और इससे जो चोट नहीं लगती फिर। इसलिए जो एथलेटिक्स होते हैं या फिर अगर कोई फील्डर होता है वो टाइम लेता है, थोड़ा उसे टाइम लेता है ताकि जो मोमेंटम या फिर फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स कम हो जाए अपने आप ही। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी मैथमेटिकली स्टडीड। जब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को मैथमेटिकली स्टडी करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से। अब फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, देन एफ इज इक्वल्स टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। यहाँ से हमने टी को इस साइड ले हम एफ टी एम वी माइनस एम यू कर दिया, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पे जो एफ है वो ज़ीरो रख दिया और जो वी है इन दोनों को इक्वल पुट कर दिया। दिस मीन्स दैट अब यहाँ से हमारे पास क्या आया कि ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव करता रहेगा यू थ्रू यू यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू और टाइम थ्रू आर टी। अगर यू को ज़ीरो पुट कर दे तो जो वी है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। अब हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अपने एवरीडे लाइफ में भी देख लिया कि कैसे यूज़ करते हैं हम, कैसे एक जो फील्डर है वो टाइम इंक्रीज़ कर देता है और जिससे उसको जो बॉल है वो उसे हर्ट नहीं करती। और हमने इसकी मैथमेटिकल फॉर्मूला भी देख लिया हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का कैसे निकालते हैं। सो अब नेक्स्ट टॉपिक थर्ड लॉ ऑफ मोशन रहता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।